वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस पार्टिकल इन 1D बॉक्स को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या जरूरत है। देखो, इसका सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला आंसर ये है कि हम हर एक सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ हाइपोथेटिकल मॉडल्स दिए गए हैं, जो मॉडल्स हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फिजिकल और केमिकल सिस्टम्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको यहां से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो एक डायमेंशन में मूव हो रहा है। अब ये एक डायमेंशन में मूव होने का क्या मतलब है, ये भी आपको यहां से समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे पास में 1,3-ब्यूटाडाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन में ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करके यहां से यहां आ सकते हैं या यहां से यहां आ सकते हैं। या अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं इसको, तो आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये 1,3-ब्यूटाडाइन का एक्सटेंशन है, मैंने यहां पे इसको एक कार्बन आयन जोड़ दिया, तो यहां पे ये कंजुगेशन है। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज। कंजुगेशन है तो यहां पे रेजोनेंस भी होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, फिर ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो सकता है और फिर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज इस एंड पे भी आ सकता है, इस एंड पे भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां कहीं पे भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं इस वन डायमेंशन में। लेकिन इस मॉलिक्यूल के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, या यहां से यहां बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैंने यहां पे जो ये लाइंस बनाई है ना, ग्रीन लाइंस, ये ग्रीन लाइंस एक्चुअल में दिखा रही है लिमिट, यानी रेजोनेंस इस मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है, इस मॉलिक्यूल से बाहर नहीं हो सकता। सो देयर इज सम लिमिट, और इस लिमिट को मैं बोलूंगा बाउंड्री, यानी मॉलिक्यूल यहां से यहां तक है तो इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां तक कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं। इनको बोलूंगा बाउंड्रीज, या मैं बोलूंगा बाउंड्री कंडीशंस। अब अगर हमें यह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसलेशनल मोशन या मोशन दिखाना हो इस मॉलिक्यूल के लिए, तो हम इसके लिए एक मॉडल अप्लाई करते हैं, और वो मॉडल क्या है? वो है वन डायमेंशनल बॉक्स। हम वन डायमेंशनल बॉक्स को इस तरह बनाएंगे। हम मान लेंगे कि ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, या जो मॉलिक्यूल मैंने ऊपर बनाई है वही मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल मान लो यहां से यहां तक है, तो इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां तक जा सकता है, यहां से यहां तक कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल से बाहर, यानी इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, यहां से बाहर नहीं जा सकता। या हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि इस बाउंड्री तक इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी है, और इसका जो वेव फंक्शन है वो 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वेव भी बाहर नहीं जाएगी। तो मैं बोलूंगा इसके बाहर इसका वेव फंक्शन 0 है और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। जबकि यहां पे इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सकता है, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी यहां पे कोई रुकावट नहीं है, और इसका वेव फंक्शन 0 नहीं है। 0 नहीं है का मतलब, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बॉक्स में है, तो इसका वेव फंक्शन भी यहां पे होगा। क्लियर? अब इस बॉक्स पे मैंने 2 एंड्स लिए हैं। एक एंड लिया मैंने ये x=0, यानी ये पॉइंट, और दूसरा एंड जो है वो ये है x=a, यानी x=0 से x=a के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इससे बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, इससे बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इसलिए मैं बोलूंगा यहां पे वेव फंक्शन 0 है, इसके बाहर वेव फंक्शन 0 है, ठीक है, लेकिन अंदर वेव फंक्शन कुछ न कुछ है, यानी 0 नहीं है। क्लियर? अब मैंने आपको ऊपर मॉलिक्यूल में भी दिखाया, और इस मॉडल में भी यही कहूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, मतलब इस डायमेंशन में ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वन डायमेंशन में। तो फिर मैं इसके लिए श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, या मैं इसके लिए श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं।
मैं लिखूंगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। यानी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वही मैंने लिखा, लेकिन सिर्फ एक डायमेंशन के लिए, एक्स डायमेंशन के लिए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही आसान है। अब दूसरी बात, यहां पे देखो सिस्टम के अंदर मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई की, लेकिन सिस्टम के अंदर जो V है यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने रख दिया है 0। तो फिर मैं यहां पे भी V0 रख देता हूं, यानी V इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई साई। यानी यहां पे जो V है ये मैंने हटा दिया क्योंकि वो 0 के बराबर है। क्लियर। अब ये जो यहां पे मुझे मिला, ये जो इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1 में ये जो पार्ट है ये वाला 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर, इसको मैं रखता हूं के स्क्वायर के बराबर, ताकि हमें आसानी हो जाए इसको सॉल्व करने में। तो ये रख दिया मैंने के स्क्वायर के बराबर। अगर मैंने ये के स्क्वायर के बराबर रख दिया तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, है ना। यानी ऐसे बन जाएगी ये इक्वेशन, ये बन जाएगी डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो हमने इसको थोड़ा सा कंडेंस कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका एक जनरल सोल्यूशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, आप अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। और अगर कोई मैथ्स नहीं जानता तो वो इतना याद रखे कि इसका जनरल सोल्यूशन ये है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का। तो आपको ये याद रखना है, बाकी बहुत ही ईजी है आगे ये। अब अगर मैंने ये कर दिया, मतलब इसका जनरल सोल्यूशन ये रख दिया, तो इस इक्वेशन को नाम रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको एक बात याद रखनी है, देखो जब तक पार्टिकल बाउंड्रीज के अंदर है तो वहां पे वो कंटिन्यूअस रहेगा, है ना, मतलब पार्टिकल होगा वहां पे तो इसकी वेव फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन इसके बाहर, यानी इस बाउंड्री के बाहर या इसके बाहर, यहां पे जो साई होगा वो 0 होगा, या इसके बाहर जो साई होगा वो 0 होगा। लेकिन यहां पे कुछ न कुछ साई होगा। साई मीन्स वेव फंक्शन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आउटसाइड या एट बाउंड्रीज, ये इस वॉल पे या वॉल से बाहर जो साई होगा वो 0 होगा। कहां पे, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू a पे, या उससे बाहर, ठीक है। तो आपको याद रखना कि साई बाउंड्री से बाहर या बाउंड्री पे 0 है। बाउंड्री के अंदर साई 0 नहीं है, इतना याद रख लेना। तो फिर मैं ये कहूंगा यहाँ पे 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं। एक ये कि जब x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी स्टार्ट में, है ना, पहली बाउंड्री, इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। पहली बाउंड्री जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे भी साई 0 होगा, और यहाँ पे इसके बाहर भी साई 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू a। तो ये 2 बाउंड्री कंडीशंस आ गए हमारे पास। इन बाउंड्री कंडीशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, या साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a। ये है कंडीशन 1, ये है कंडीशन 2। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को हम उस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं जो हमने डायरेक्ट में निकाला था, यानी सोल्यूशन जो निकाला था। वो सोल्यूशन क्या था, यानी इक्वेशन नंबर था वो 3, यस, इक्वेशन नंबर 3। वो इक्वेशन नंबर 3 यहां पे थी, ये ऐसी थी, वो मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो ऐसी इक्वेशन थी वो, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब इस पे हम ये बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई 0 हो जाता है कब, जब x इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब अगर मैं ये x 0 कर दूं, ये x 0 कर दूं तो साई भी 0 हो जाएगा। तो फिर मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे, साई 0 है कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 0 इक्वल टू a साइन k इंटू 0 प्लस b कॉस k इंटू 0, ठीक है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू, देखो साइन 0, क्योंकि 0 इंटू के मीन 0, और साइन 0 बराबर रहता है 0 के।
ठीक। अब 0 इंटू के मीन 0 और ये बन जाता है b cos 0, तो cos 0 जो है वो रहता है 1 के। तो इसका मतलब मैं इसके बदले में 1 लिखूंगा और इसके बदले में 0 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा b cos 0 यानी b इंटू 1, क्योंकि cos 0 1 के बराबर रहता है। ये आपको याद रखना, ठीक है, और ये आपको शायद मालूम भी होगा। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, साइन तो 0 ही था, a साइन के 0 0 हो गया और b cos 0 जो है वो b इंटू 1 हो गया यानी b हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, तो b इक्वल टू 0 बन जाता है, फिर ये b इक्वल टू 0 हो जाता है। क्लियर। अब ये b इक्वल टू 0 जो है ना, ये b, इस b का वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ऊपर लिखी है, या ये इक्वेशन वो उसको मैंने यहाँ पे रिपीट किया था, इसमें लगा देंगे, इसमें रख देंगे, तो ये बन जाएगा साई इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस 0 इंटू दिस कॉस के एक्स, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो फिर उस हिसाब से जो इक्वेशन है ये बन जाएगी बराबर साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस 0। क्लियर। या मैं लिखूंगा साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 को आप याद रखो। इस इक्वेशन नंबर 4 में हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, यानी दूसरा केस लगाएंगे। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, साई इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, ये भी हमने देखा था, है ना, ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, यानी दूसरी बाउंड्री पे। अब ये वाली जो कंडीशन है ये इसमें लगा दो इक्वेशन नंबर 4 में, जो हमें इक्वेशन नंबर 4 बन गई, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू a साइन के x के बदले में लिखेंगे a, है ना, क्योंकि x रखा हमने a के बराबर, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू a साइन के a। या अगर मैं a इधर ले जाऊं तो 0 बाई a इक्वल टू 0 ही हो जाता है ना, तो वहां पे मिल जाता हमें साइन के a इक्वल टू 0, यानी साइन के a जो है ये इतना, ये 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर। यहां तक तो कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, आगे भी नहीं होगी, सिर्फ देखते जाओ। अब साइन के a कब 0 होगा, यानी के में मान लो ये थीटा है, साइन थीटा कब 0 होगा, जब थीटा 0 होगा या मल्टीपल ऑफ पाई होगा, मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स 180 डिग्री। सपोज साइन 0 साइन 180 0, इस तरह से अगर मैं साइन 180 इंटू 2 लिख दूं यानी 360, साइन 360 वो भी 0 हो जाएगा। पाई क्या है, पाई है 180, तो इसका मतलब साइन के तब 0 होगा जब के यानी थीटा जो है, थीटा मान लो ये थीटा मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा। मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स n पाई, यानी 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। जब इसके बराबर होगा तब साइन के 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो फिर हमें यहां से ये पता चलता है कि साइन के जो है के, इसमें के जो होगा वो n पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर। क्लियर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, thus k इज इक्वल टू n पाई, या k इज इक्वल टू n पाई बाई a, k इज इक्वल टू n पाई बाई a। क्लियर। शाबाश। तो k निकल गया हमें यहाँ पे, k इज इक्वल टू n पाई बाई a, ये याद रखना। अब k का वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, यानी वो इक्वेशन जो हमें फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद में मिली थी, यानी ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 4, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, तो यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दो, वो क्या है n पाई बाई a, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, साई इज इक्वल टू a साइन n पाई बाई a एक्स, यानी ऐसे बन जाएगी वो इक्वेशन, है ना, वो बन जाएगी साई इज इक्वल टू a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में भी। ये जो है ना, ये परमिटेड वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई है फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे परमिटेड वैल्यूज क्या है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि a साइन n पाई बाई a एक्स, ठीक है। लेकिन अभी जो असली चीज है वो बाकी है।
असली चीज क्या है देखो, अगर आपको याद होगा अभी हमने जब पहले इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर ए, जहां पे हमने रखा था 8 यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमें मिली थी पहली, उसमें हमने रखा था 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, वो रखा था हमने के स्क्वायर के बराबर, याद है ना, वो रखा था हमने के स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो अगर मैं ये इधर ले जाऊं पूरा, सपोज एच स्क्वायर इधर ले जाओ, ये यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। अब 8 पाई स्क्वायर एम, यहाँ पे ये मल्टीपल था ई के साथ, तो यहां जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें फिर ये ई मिलेगा बराबर के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम। इस इक्वेशन को मानते हैं हम इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी। अब यहां पे जो ये के है ना, के स्क्वायर, के हमें मालूम है ये बराबर है एन पाई बाई ए, ये अभी हमने निकाला। तो फिर के स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। तो क्यों ना हम ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा देखो, इसमें पुट कर दो तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, अच्छा फिर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे ये बन जाएगा बराबर, देखो ये एनर्जी है, यहां पे एनर्जी ई, यानी ई है ई, ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी के स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे एच स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम। अब ऊपर भी पाई स्क्वायर है, नीचे भी पाई स्क्वायर कट, तो यहाँ पे क्या बचता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एम ए स्क्वायर। तो ये मिल गए हमें इक्वेशन नंबर 5, यही इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है, ये बात याद रखना। इस इक्वेशन में जो n है इट इज इंटीजर, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की जो एनर्जी होगी, पार्टिकल की एनर्जी बॉक्स में वो क्वांटाइज्ड होगी, क्वांटाइज्ड। और याद रखना बॉक्स में हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 रख दी, तो ये वाली जो एनर्जी मिलेगी ना, ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स इज क्वांटाइज्ड, वो 1 यानी n का वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, सो इट इज क्वांटाइज्ड। लेकिन 1.5 नहीं हो सकता वैल्यू इसका, या 1.2 नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये बात याद रखना। तो इस इक्वेशन से पता चल जाता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल इन 1D बॉक्स है वो क्वांटाइज्ड है। क्या है वो? क्वांटाइज्ड। n का मैंने कहा इंटीजर है। अब n मैंने 0 से कहा है ना, 0 से आगे कुछ भी हो सकता है। देखो 0 परमिटेड है लेकिन एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 0 रख देंगे, n इक्वल टू 0, तो उसके हिसाब से जो इक्वेशन है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने ये 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब यहां पे जो एनर्जी है, या मैं बोलूंगा साइज जो है इलेक्ट्रॉन का, वो 0 है, यानी वेव फंक्शन पार्टिकल के अंदर 0 है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। हमने पहले ही कहा कि बॉक्स में पार्टिकल 0 नहीं हो सकता, यानी इट इज परमिटेड बट नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू 0। तो फिर पहला वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा n इज इक्वल टू 1, सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो n का रह सकता है वहां पे बॉक्स में, वो n इक्वल टू 1। अगर वो n इक्वल टू 1 रहा तो E बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर। अब ये जो है, ये है लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, और इस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स, या 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स। और दूसरी बात मैंने पहले भी कहा कि ये एनर्जी जो है ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी यानी V को ऑलरेडी 0 कर दिया है वहां पे। ठीक है, तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन इन ए बॉक्स इज नॉट एट रेस्ट इवन एट 0 केल्विन, यानी 0 पॉइंट एनर्जी से पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं, यानी रुका हुआ नहीं है, इवन एट 0 केल्विन। अब इक्वेशन नंबर 5 को आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, जो मैंने पहले ही बताया। अगर मैं n का वैल्यू 1 रख देता हूं
तो हमें एनर्जी मिल जाएगी h²/8mh²। अगर 2 रख देता हूं तो हमें मिल जाएगा 2 का n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4h²/8mh² है ना। इस तरह से 9h²/8mh², इस तरह से 16h²/8mh²। यानी ये जो एनर्जीज है ना, एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5, इनकी काइनेटिक एनर्जीज ये है। एंड ऑल दीज आर क्वांटाइज्ड, यानी एनर्जी लेवल ये हो सकती, ये हो सकती, इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं हो सकती। दूसरी बात, पहले इसमें एक क्रस्ट बना है ना, कोई नोड नहीं बना। दूसरी एनर्जी लेवल में एक नोड बना यहाँ पे, तीसरी में 2 नोड बने, चौथी में ऐसे 4 लोब तो बने, लेकिन 4 लोब्स के बीच में यहाँ पे नोड कितने बने? 3 नोड है ना, ये नोड, ये नोड, ये नोड। सो ये जो पॉइंट्स थे जहाँ पे वेव फंक्शन जीरो या मैं बोलूँगा यहाँ पे जो जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड 0 होता है, इनको हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स क्या है। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया और इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना।